हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम अल्कोहलिज्म या अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंस क्या होता है। किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना या उसकी आदत बना लेना, इतनी ज़्यादा आदत बना लेना कि उसके एक्सपोजर उस स्टिमुलस के एक्सपोजर में नहीं आने से विड्रॉल सिम्टम्स होने लगेंगे, या उस पर्टिकुलर एक चीज़ जिसकी आदत बना ली है या जिस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, उस चीज़ के ना होने पर भी विड्रॉल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। हम उसको डिपेंडेंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है अल्कोहल डिपेंडेंस। अब हम ये समझेंगे कि अल्कोहल डिपेंडेंस क्या होता है। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करना, इतना ज़्यादा कंजम्पशन करना और उसकी आदत बना लेना कि उस आदत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, अनकंट्रोलेबल हो जाए और उससे खुद को, सोसाइटी को नुकसान होने लगे। और अल्कोहल नहीं लेने से विड्रॉल सिम्टम्स भी दिखने लगेंगे। उस कंडीशन को हम अल्कोहल डिपेंडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ICD-10 क्राइटेरिया फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है अल्कोहल लेने का, और उस अल्कोहल लेने के बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक फिजियोलॉजिकली विड्रॉल स्टेट में चले जाते हैं अगर अल्कोहल कंजम्पशन ना करे तो। टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं, मतलब जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट चाहिए बॉडी में, जो अल्कोहल कंज्यूम करता है उसको और ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेना पड़ेगा सेम डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट अटेन करने के लिए। जिन चीज़ों में पहले प्लेजर फील होता था या इंटरेस्ट था, वो सारे काम छोड़ देंगे, सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और उसी में इंटरेस्ट रहेगा। जिन चीज़ों को काम करने में पहले इंटरेस्ट था, वो सब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और ये सारी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको जानते हुए भी अल्कोहल लेना कंटिन्यू करेगा वो पर्सन जो भी अल्कोहल के लिए डिपेंडेंट है। अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, सारी चीज़ों को जानकर भी वो अपने हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अल्कोहल कंजम्पशन को कंटिन्यू करेगा। उस स्टेट को हम अल्कोहल डिपेंडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। फर्स्ट है माइनर फिजियोलॉजिकल कंप्लेंट्स, जैसे कि थकान होना, डिप्रेस्ड फील करना, मूड स्विंग्स होना, इन्फेक्शन के चांसेस का बढ़ जाना। पर्सनल हाइजीन बहुत पुअर हो जाती है, बहुत सारे अनट्रीटेड और अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज़ होती हैं, चोट के निशान होते हैं जो कि पेशेंट को याद भी नहीं होता कि उसको कैसे लगे। फ्रैक्चर्स, बर्न्स, सिगरेट बर्न्स, ये सारे जो चोट रहते हैं, अनट्रीटेड इंजरीज़ रहते हैं, वो उसके बॉडी में दिखने लगते हैं। अनयूजुअली हाई टॉलरेंस फॉर सेडेटिव्स एंड ओपियोइड्स। हाई टॉलरेंस डेवलप कर लेता है सेडेटिव्स और ओपियोइड्स के लिए, जो नॉर्मल पेन किलर्स जनरल पॉपुलेशन को पेन रिलीफ दे सकती है, उसके लिए उसका टॉलरेंस इतना ज़्यादा होता है कि उसको हाई डोज देने की ज़रूरत पड़ती है। और सेम विथ सेडेटिव्स। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगती है, स्पेशली विटामिन बी डेफिशिएंसी, और भी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने लगती है। सीक्रेटिव बिहेवियर रखने लगता है, जो अल्कोहल डिपेंडेंट पर्सन होता है वो चीज़ों को छुपाएगा, अपने सिम्टम्स को छुपाएगा, झूठ बोलेगा, और ऐसे टाइप के सीक्रेटिव बिहेवियर पैटर्न उसमें चेंज आएगा उसका। नॉन एडिबल अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करेगा जब अल्कोहल नहीं मिलेगा तो। फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स, बॉडी डिओड्रेंट्स, माउथ वॉश, लाइटर का फ्लूइड, हेयर स्प्रे, आफ्टर शेव लोशन, इन ऐसे जो नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन करेगा इन द एब्सेंस ऑफ अल्कोहल। अपने प्रॉब्लम से डिनाई करेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, अपने सारे प्रॉब्लम से डिनाई करेगा और अपने सारे प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करेगा या झूठ बोलेगा, या हर प्रॉब्लम के लिए उसके पास कोई ना कोई रैशनल बहाना अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। अल्कोहल या ड्रग्स को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेना जिसकी वजह से मेंटल कंट्रोल ख़त्म हो जाए या डिटोरिएट होने लगे, या फिर फिज़िकल इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे, और जो कंट्रोल है या जो फिज़िकल हेल्थ है वो कम होने लगेगी या
घटने लगेगी, उस कंडीशन को हम इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। 80 to 100 mg ऑफ अल्कोहल पर 100 ml ऑफ ब्लड, अगर पर 100 ml ऑफ ब्लड में 80 to 100 mg का अगर अल्कोहल कंटेंट मिलता है तो हम उसे इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। इंटॉक्सिकेशन में जो ब्लड अल्कोहल कंटेंट है, मतलब ब्लड में अल्कोहल का प्रेजेंस है, वो बढ़ जाता है। इसको हम BAC भी बोलते हैं। BAC हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में कि कितना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल या इथेनॉल का प्रेजेंस है गिवन ब्लड अमाउंट में। अब हम सिम्टम्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ इंटॉक्सिकेशन और परसेंटेज ऑफ ब्लड अल्कोहल कंटेंट। 0.02%, ये लोएस्ट लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन है। इसमें पर्सन बहुत ही रिलैक्स फील करता है, उसके मूड में चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होने लगता है, उसकी बॉडी वार्म फील करने लगती है और उसका जजमेंट पुअर हो जाता है। 0.05% ऑफ अल्कोहल कंटेंट इन ब्लड, एग्जैजरेटेड बिहेवियर हो जाता है, बहुत ही ओवर रिएक्ट करता है, स्पीच उसका लाउड हो जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, ब्लड विजन होगा, उसको देखने में दिक्कत होगी, मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग स्ट्रेट और वॉकिंग स्ट्रेट, जजमेंट उसका इम्पेयर हो जाएगा, स्लो रिएक्शन टू इमरजेंसीज, रोड में कुछ पड़ा है चलते चलते तो साइड हो जाना, या गाड़ी आ रही है तो साइड हो जाना, या कुछ गिर रहा है खुद के ऊपर तो अपने आप को बचाना, तो जो रिएक्शन है उसका वो बहुत स्लो हो जाएगा और जजमेंट भी इम्पेयर हो जाएगा। बहुत रिस्की बिहेवियर शो करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल रैश ड्राइविंग करना या ड्रिंक एंड ड्राइव करना, ख़तरनाक रास्तों पर जाना, तो ऐसे जो बहुत ही रिस्की बिहेवियर है जिससे उसको खुद को हार्म हो सकता है, वो बिहेवियर वो शो करेगा। देन 0.8 to 10%, इस स्टेज में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन लूज़ हो जाएगा, स्पीच स्लर्ड हो जाएगी, जो हियरिंग एबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाएगी, जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत स्लो हो जाएगा, रीजनिंग और जजमेंट की कैपेबिलिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत ही पुअर हो जाएगा, मेमोरी इम्पेयर हो जाएगी, और जो भी चीज़ें होती जा रही है साथ साथ वो भूलता जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, या जितने समय तक ब्लड अल्कोहल कंटेंट 0.8 to 0.10% है, ये डिटोरिएशंस देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है 0.20 to 0.29%। अगर अल्कोहल कंटेंट है ब्लड में तो स्ट्यूपर हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, डिसोरिएंटेड रहेगा क्लाइंट और उसको पेन का सेंसेशन नहीं होगा। नॉर्मली गिर कर चोट लगने पर अगर दर्द होता है तो हमें एहसास होता है कि हमें चोट लगा है, लेकिन वो सेंस ऑफ पेन ख़त्म हो जाएगा और फॉल और इंजरीज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नॉजिया वॉमिटिंग होने लगेगा, गैग रिफ्लेक्स पुअर हो जाएगा जिसकी वजह से चोकिंग हो सकता है, या वॉमिट करते समय एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। और साथ में ब्लैकआउट्स हो गए। ब्लैकआउट्स अल्कोहल कंज्यूम करने के टाइम जो कुछ भी हुआ वो सब मेमोरी से फेड हो जाएगा, उसको ब्लैकआउट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है 0.30 to 0.39% ऑफ अल्कोहल कंटेंट इन ब्लड। अनकॉन्शियस हो जाएगा इस स्टेज में पेशेंट, एरिथमिया होने लगेगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगेगी, ब्लैडर कंट्रोल भी लॉस हो जाएगा। और ये दिस स्टेज इज़ वेरी हाई स्टेज ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग। फिर नेक्स्ट है 0.40% या उससे अबव। ये स्टेज फैटल होता है, अगर इतना कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है ब्लड में तो डेथ हो सकती है। इस स्टेज के जो सिम्टम्स हैं वो है कोमा में जा सकता है पेशेंट, कार्डियक फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, ब्लड पंप करना बंद कर देगा, हार्ट ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है पेशेंट और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि कितना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट है ब्लड में उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंस। अल्कोहल डिपेंडेंस की वजह से क्या क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर। फर्स्ट इज़ एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन तब होता है जब अल्कोहल इंजेक्शन करने के तुरंत बाद जो सिम्टम्स दिखते हैं इंटॉक्सिकेशन के, उसको हम एक्यूट इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं।
इसमें मैल एडेप्टिव बिहेवियर दिखेगा, मूड चेंजेस दिखेंगे, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल अर्ज हो सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, जजमेंट पुअर हो जाएगी, स्लर्ड स्पीच रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, चलने में दिक्कत होगी, वॉकिंग प्रॉब्लम्स होगा, और इम्पेयर्ड अटेंशन कंसंट्रेशन हो सकता है, और कोमा में भी जा सकता है, इम्पेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम तब देखने को मिलता है जब अल्कोहल नहीं मिलता या अल्कोहल सेसेट करने की कोशिश करता है या अल्कोहल नहीं लेने की कोशिश करता है पेशेंट, तब विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं। दो टाइप के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम और डेलीरियम ट्रेमेंस। सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम में माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि माइल्ड ट्रेमर्स, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम में दिखते हैं। फिर डेलीरियम ट्रेमेंस। डेलीरियम ट्रेमेंस बहुत ही सीरियस कंडीशन है और इसमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये अल्कोहल एब्सटिनेंस के 2 to 3 डेज़ के अंदर दिखने लगता है और इसकी रिकवरी 3 to 7 डेज़ के अंदर हो जाती है। इसमें बहुत सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अनकॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, पुअर अटेंशन स्पैन, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, विजुअल और टैक्टाइल हेलुसिनेशन बहुत कॉमन होता है, बहुत ही ज़्यादा एजिटेशन देखने को मिलेगा, शाउटिंग, फियर, और साथ में ट्रेमर्स आने लगेंगे, टैकीकार्डिया होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्वेटिंग, फीवर और प्यूपिलरी डायलेशन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, स्लीप वेक पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा, इंसोम्निया होने लगेगा, और साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स या इन्फेक्शन की वजह से या हाइपरथर्मिया की वजह से, सेल्फ इंजरी की वजह से पेशेंट खुद को हार्म कर सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें दो टाइप के एमनिस्टिक डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है वर्निक सिंड्रोम, सेकेंड है कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। एमनेस्टिक अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है डेफिशिएंसी, जिसमें से विटामिन बी डेफिशिएंसी और थायमिन डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स और अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स, जिसमें से फर्स्ट है वर्निक सिंड्रोम। वर्निक सिंड्रोम्स में लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन होता है, जिसे अटैक्सिया भी बोलते हैं, विथ पैल्सी ऑफ 6th क्रेनियल नर्व, और साथ में मेंटल कन्फ्यूजन भी होने लगता है। नेक्स्ट है कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। कॉर्सकॉफ सिंड्रोम इज़ बेसिकली मेमोरी डिस्टर्बेंस और मेमोरी डिटोरिएशंस। डिसओरिएंटेशन होगा, कन्फ्यूजन होगा, कन्फैबुलेशन होगा, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ईजिली, और पेशेंट में इंसाइट नहीं होगी, उसको नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहा है और क्या सही है क्या गलत है, उसके अंदर झांकने, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा पेशेंट में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में फर्स्ट है अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया। इसमें मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है, जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और मेमोरी फंक्शनिंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पर ये जो डिसऑर्डर है वो एब्सटिनेंस के साथ साथ धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है, पर कुछ पेशेंट्स में जो बहुत ही हेवी ड्रिंकर्स होते हैं उनमें परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग देखने को मिलती है। दिस इज़ नोन एज अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया। देन नेक्स्ट है अल्कोहल इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। मूड, बहुत जो हेवी ड्रिंकर्स होते हैं उसमें अल्कोहल टू मच कंजम्पशन की वजह से परमानेंट डिप्रेशन या एंग्जाइटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अल्कोहल इंड्यूस्ड एंग्जाइटी। इसमें पैनिक अटैक्स हो सकते हैं ड्यूरिंग एक्यूट विड्रॉल स्टेज और फर्स्ट 4 to 6 वीक्स ऑफ एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस के दौरान अल्कोहल इंड्यूस्ड एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है अल्कोहल इंड्यूस्ड सीजर्स और रम फिट्स। जो बहुत ही हेवी ड्रिंकर्स होते हैं उनमें जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स देखने को मिलते हैं जब बहुत ज़्यादा हेवी ड्रिंक कर लेते हैं तो, और कुछ समय पर स्टेटस एपिलेप्टिकस भी प्रेसिपिटेट कर सकता है।
सुसाइडल बिहेवियर देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा हेवी ड्रिंकर्स होते हैं, जो कि पहले से ही डिप्रेस्ड हैं या अनएम्प्लॉयमेंट या सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनमें सुसाइडल रेट और सुसाइडल अटेम्प्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। साइकोसेक्सुअल फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है, एक्सट्रीम सेक्सुअल अर्ज होता है पर बट विथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर एजैक्यूलेशन डिले हो सकता है। पैथोलॉजिकल जेलसी होने लगती है, जो बहुत हेवी ड्रिंकर्स होते हैं या कंटिन्यूसली अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उनको ये डेल्यूजन होने लगता है कि उनका स्पाउस या पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन देम। अल्कोहलिक हैलुसिनेशंस, विजुअल और टैक्टाइल हैलुसिनेशन, ऑडिटरी हैलुसिनेशन, ये ज़्यादा दिखाई देते हैं हेवी ड्रिंकर्स में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस को। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफरेंस टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफरेंस टेस्ट हैवी ड्रिंकिंग का मार्किंग होता है। अगर 1 और 2 वीक्स के अंदर भी हैवी अल्कोहल कंजम्पशन किया है तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्कर है ये मॉनिटर करने के लिए कि हैवी अल्कोहल कंजम्पशन किया हुआ है। देन नेक्स्ट है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज टेस्ट। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स सेक्रीट करते हैं ये एंजाइम, पर जो लिवर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में इसका सेक्रीशन करता है जब भी कोई बहुत हेवी टॉक्सिन का कंजम्पशन किया हो या कोई लिवर डिसीज़ हो, उस समय पर ये एंजाइम का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ा हुआ होता है और इससे हम अल्कोहल इंटेक या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स। टेस्टोस्टेरॉन इज़ अ मेल हार्मोन और इसके लेवल्स जनरली जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें कम होता है। देन नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV। दिस इज़ बेसिकली मेजरिंग द मीन वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और अगर जो अल्कोहलिक्स होते हैं या जिनमें विटामिन डिफिशियंसीज होती हैं उनमें मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। साथ में यूरिन टॉक्सिकोलॉजी करते हैं टू रिवील अदर ड्रग्स, यूज़ ऑफ अदर ड्रग्स विद अल्कोहल। सीरम इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस कर सकते हैं जो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ है बिकॉज ऑफ अल्कोहल यूज़, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, कोई और डैमेज है लिवर में, लिवर सिरोसिस है या फाइब्रोसिस है या फैटी लिवर है, इसको डायग्नोस करने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। साथ में हेमाटोलॉजिकल वर्कआउट करते हैं कि और कोई हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम है सच एज एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है ECG करते हैं, कोई हार्ट प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ हम ICD-10 क्राइटेरिया के बेसिस पे और डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन के बेसिस पे भी डायग्नोस करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन, अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ मोर देन इंटेंडेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है और वो अमाउंट ऑफ अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है तो हम उसे अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर बोल सकते हैं। जो डिज़ायर ऑफ टेकिंग अल्कोहल है या हैबिट है वो अनकंट्रोलेबल होगा, कंट्रोल नहीं कर सकता। जो अल्कोहल कंजम्पशन है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल का मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे कंज्यूम कर लेता है और वो और दूसरे काम में बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता। अल्कोहल की बार बार क्रेविंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट है उसकी क्रेविंग होगी। रिलेशनशिप इम्पेयर हो जाएगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं फुलफ़िल कर पाएगा और या कोई भी टास्क दिया जाए तो उसको प्रॉपरली नहीं करेगा ड्यू टू अल्कोहल यूज़। वो अपनी लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को लाइक मनी, रिलेशनशिप्स, इन सबको वो अल्कोहल की वजह से गिव अप कर देगा। अल्कोहल का यूज़ वो बहुत डेंजरस सिचुएशंस में भी कर सकता है टू रिलीव एनी विड्रॉल सिम्टम्स और टू जस्ट सबसाइड द क्रेविंग्स
वो अल्कोहल का कंजम्पशन करेगा किसी भी डेंजरस सिचुएशन में, चाहे वो क्लिफ में खड़ा हो या जर्नी कर रहा हो या ड्राइव कर रहा हो, उस डेंजरस सिचुएशंस में भी वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा। फिर अल्कोहल के सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को जानने के बाद भी और एक्सपीरियंस करने के बाद भी वो अल्कोहल लेना स्टॉप नहीं करेगा। टॉलरेंस डेवलप कर लेगा स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, और उसको डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट के लिए और ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करना पड़ेगा। और साथ में सेसेट करने पर उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, तो हम उसको अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं। इन सब जो क्राइटेरिया है उसमें से अगर 3 और मोर सिम्टम्स प्रेजेंट हैं एक साथ, तो हम उसको अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अगर 2 to 3 सिम्टम्स प्रेजेंट है तो वो माइल्ड अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर होगा। अगर 4 to 5 सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो हम उसे मॉडरेट बोल सकते हैं। और अगर 6 to 7 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट है तो हम उसे सिवियर अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर कह सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट में फर्स्ट है साइकोथेरेपी में फर्स्ट है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। इसमें पेशेंट या इंडिविजुअल को हम विड्रॉल के बारे में सिखा सकते हैं, उसकी हेल्प करते हैं उसको समझने के लिए, एक इंसाइट डेवलप करने के लिए, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्कस करने के लिए, अपने बिहेवियर्स को डिस्कस करने के लिए क्लाइंट को इनकरेज किया जाता है। और साथ ही में अल्कोहल यूज़ का जो मेन रीज़न है विदाउट ब्लेमिंग अदर्स वो डिस्कस कर सके या वर्बलाइज कर सके। और साथ में जो ट्रिगर्स हैं जो उसको बार बार प्रोमोट करते हैं या प्रोवोक करते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए, उसके बारे में हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। और उन ट्रिगर्स को कैसे ओवरकम कर सकता है पेशेंट, उसके बारे में पेशेंट को सिखाते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि पेशेंट क्यों अल्कोहल ले रहा है और क्यों वो स्टॉप नहीं कर पा रहा है अल्कोहल लेने के लिए, क्या क्या स्पेसिफिक बैरियर्स हैं ट्रीटमेंट में जो कि रिलैप्सिंग बिहेवियर लेके आ रहा है, या बार बार पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए होता है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। फिर नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी। इसमें साथी के अल्कोहलिक्स के साथ और भी जो लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं डिपेंडेंस सिंड्रोम से, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। देन साथ में एवर्सिव कंडीशनिंग, ये क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड है। इस पे अगर करेक्ट बिहेवियर शो कर रहे हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। अगर अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो करते हैं या बिहेवियर शो करते हैं तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। और साथ ही में एक डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं जिसमें कि वो अपने बिहेवियर को लिख सके और उसको समझ सकें। देन नेक्स्ट है रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक। इसमें ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो लोग अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं या थेरेपी कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके बाद जब ट्रीटमेंट के बाद वो वापस जाते हैं तो वापस से अल्कोहल कंजम्पशन ना करें, उसको हम वापस से वो अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, उसको रिलैप्स बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक कॉन्टैक्ट पर्सन को साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर का नंबर उसको 24/7 हेल्प के लिए दिया जाए कि कभी भी उसको अर्ज हो या रिलैप्सिंग बिहेवियर हो तो वो तुरंत कांटेक्ट करे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डाइवर्जनल थेरेपीज़ का यूज़ करे, वो सारी चीज़ें, योगा मेडिटेशन करे, वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। देन नेक्स्ट है फार्माकोथेरेपी में फर्स्ट है नाल्ट्रेक्सॉन जो है वो एंटी क्रेविंग मेडिकेशंस की तरह भी इसको समझ सकते हैं। ये एंटी क्रेविंग मेडिकेशंस के कैटेगरी में आता है। ये डिपेंडेंस को कम करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है एक्एम्प्रोस्ट भी क्रेविंग को कम करता है और ये भी एंटी क्रेविंग ड्रग में ही आता है। ये गाबा और ग्लूटामेट के पाथवेज को रीएस्टैब्लिश करता है जिससे क्रेविंग कम होती है। देन नेक्स्ट है
डाइसल्फिराम एक एवर्सिव मेडिकेशन है और इसको हम एंटाब्यूज ड्रग भी बोलते हैं। ये एंजाइम एसिटाइल डिहाइड का डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करता है और अनप्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करता है जब भी पेशेंट अल्कोहल कंजम्पशन करता है। जब भी कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो अल्कोहल पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर ये जो एंजाइम है एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस वो उसको ब्रेक डाउन करता है। तो जब एसिटाल्डिहाइड्रोजनेस का एंजाइम का इनहिबिशन होने लगेगा विद द कंजम्पशन ऑफ डाइसल्फिराम देने से जब वो एंजाइम इनहिबिट होगा तो एसिटाल्डिहाइड में अल्कोहल कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, जिससे अनडिज़ायरेबल और अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स दिखते हैं सच एज वॉमिटिंग, हेडेक, नोजिया, फ्लशिंग। ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं जैसे ही अल्कोहल कंजम्पशन पेशेंट करता है, और ये अनडिज़ायरेबल और अनप्लेजेंट के इफ़ेक्ट की वजह से वो धीरे धीरे अल्कोहल कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।